नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी को पुनः एक बार बधाई 9 वर्ष के साथ-साथ आपको नया रोज़गार पाने के लिए, बिहार में शिक्षक बनने के लिए। साथियों, आप सभी सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने के उपरांत आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब आपका जो भी विद्यालय आपको अलॉट किया जाएगा, उसमें जो है आपको योगदान लेने हैं और पदस्थापित हो जाने हैं। लेकिन योगदान लेने और विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कागज़ात जो सभी को आवश्यक है और साथ ही नियोजित शिक्षकों को कुछ विशेष कागज़ात की ज़रूरत है और जो दूसरे विभाग छोड़ कर के हमारे साथीगण आए हैं बिहार में शिक्षक बनने के लिए, उन्हें भी कुछ विशेष कागज़ातों की आवश्यकता होती है। कौन-कौन से कागज़ात चाहिए, कितने कॉपी चाहिए, कितने फाइल चाहिए, फ़ोटो कितने चाहिए, नियोजितों को कौन-कौन से कागज़ात चाहिए, दूसरे विभाग को छोड़ कर के आए हुए हमारे साथीगण, शिक्षक अभ्यर्थियों, शिक्षकों को कौन-कौन से कागज़ात चाहिए, सारे सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे विस्तारपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, जो हमारे नए साथीगण हैं, उन्हें या सभी को जो नए साथीगण हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर दूसरे विभाग से छोड़ कर के यहाँ पे आए हैं, वो भी तो इस विभाग के लिए नए ही हुए। तो उन सभी को चूँकि वे बीपीएससी टीआरई 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर ही शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए उस परीक्षा में बैठने के लिए जो आपका प्रवेश पत्र जो है, वो प्रवेश पत्र सभी को हर हाल में आवश्यक है। उसके बाद आपको आवश्यक है काउंसलिंग के बाद जो आपको ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर दिया गया, वो आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया गया, वो आपको आवश्यक है। उसके बाद योगदान पत्र आपको दिए जाएँगे बीआरसी से, जो भी ब्लॉक में आपको जो है भेजा जाएगा, वहाँ बीआरसी पे आपको जो है योगदान पत्र भेज दिए जाएँगे, वो योगदान पत्र आपको लेकर के जाना है, जहाँ भी विद्यालय में आपको योगदान लेने हैं। उसके बाद जितने भी आप पढ़ाई-लिखाई से संबंधित आपका जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है या प्रोविज़नल पत्र है, वो सभी आपको ले जाने हैं, जिसके आधार पर आपका चयन हुआ है। कहने का मतलब है कि यदि आप 1 to 5 के लिए चयनित हैं, तो इंटरमीडिएट तक का ही ले जाना है और डीएलएड का देना है। उसके बाद सीटेट पेपर 1 का आपको देना है। यदि आप 6 to 8 में हैं, तो ग्रेजुएशन, डीएलएड है तो डीएलएड, बीएड है तो बीएड, उसके बाद सीटेट पेपर 2 का आपको देना है। यदि आप 9th-10th में हैं, तो ग्रेजुएशन, बीएड और एस्टेट पेपर 1 आपको अनिवार्य है। यदि आप 11th-12th में हैं, तो आपका पीजी तक का सारे क्वालिफ़िकेशन, बीएड या एमएड किए हैं तो और एस्टेट पेपर 2 आपको हर हाल में आवश्यक है। तो ये जिस आधार पर आपका चयन हुआ है, वहाँ तक का आपका सभी कागज़ात आपको आवश्यक है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। उन सभी साथी को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ जो 1 to 5 में हैं और यदि उनका डीएलएड भी रेगुलर है और ग्रेजुएशन भी रेगुलर है, तो ग्रेजुएशन का अपना जो शैक्षणिक योग्यताधारी जो प्रमाण पत्र है, वो ना जमा करें, इंटरमीडिएट का ही वो जमा करें क्योंकि दोनों यदि रेगुलर एक साथ एक ही सेशन में होगा, तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही जिनका डीएलएड रेगुलर होगा और ग्रेजुएशन डिस्टेंस से होगा, उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो एक ही सेशन में है तो उनका चलेगा। लेकिन जिनका एक ही सेशन में है कोई भी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जिनका यदि बीएड और ग्रेजुएशन तो एक साथ हो नहीं सकता है, लेकिन बीएड और पीजी एक साथ हो सकता है। तो यदि ऐसा है और दोनों रेगुलर में है, तो दिक्कत होगा क्योंकि बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद होगा, तो बीएड और ग्रेजुएशन तो आप रेगुलर या डिस्टेंस कर ही नहीं सकते हैं एक साथ। लेकिन यदि आप बीएड कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पीजी भी कर रहे हैं रेगुलर मोड में, तो फिर आपको समस्या होगी। तो इसका भी आपको खासा ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको एक आपके लिए जो समस्या उत्पन्न कर सकती है, वो उस पे आप मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मुख्य कागज़ात हो गया। अब सारे कागज़ात जो हैं, वो 3 कॉपी आपको बनाने हैं, 3 सेट। कितने सेट? 3 सेट और 3 सेट जो है 3 अलग-अलग फ़ाइल में आपको देने हैं। ध्यान रखना है, 3 सेट 3 अलग-अलग फ़ाइल में। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देने हैं। फ़ोटो कोई अनिवार्य नहीं है कि आपने जो एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो है वही दें, तत्काल का आप खिंचवा करके कोई भी फ़ोटो आप दे सकते हो। फ़ोटो आपका होना चाहिए, कोई ज़रूरी है कि जो एडमिट कार्ड पर है वही फ़ोटो हम दें, कोई आवश्यक नहीं है। उनका है तो दे दें, अन्यथा दूसरा फ़ोटो भी आप खिंचवा करके दे सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, आपका उसपे सिग्नेचर सभी कागज़ातों पर होने चाहिए। तो इससे एक और समस्या है कि काउंसलिंग जैसे-तैसे हुआ है और हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि काउंसलिंग के दरमियान कारण एक ही, लेकिन उस कारण से किसी को छाँट दिया गया तो कोई पार लग गया। तो अब जो है आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है डीओ स्तर पर जाँच होंगे सबसे प्रथम, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपका 3 डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है, 3 फाइल आपका बीआरसी में एक जमा रहेगा, आपका डीओ ऑफिस में रहेगा और एक आपका चला जाएगा शिक्षा विभाग में। 3 जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे। बीआरसी लेवल पर भी आपका डॉक्यूमेंट जाँच होगा, वहाँ से जाँच सबसे पहले तो आपका प्रधानाध्यापक जाँच करेंगे। आप जो डॉक्यूमेंट देंगे, वो सबसे पहले आपका प्रधानाध्यापक जाँच करेंगे। प्रधानाध्यापक के बाद बीआरसी जाँच करना, यदि प्रधानाध्यापक कुछ कमियाँ पाते हैं, तो वो बीआरसी को जो है कहेंगे कि हाँ, इस अध्यापक जो उनके विद्यालय में है, उनका ये कमी है। फिर बीआरसी लेवल पर जाँच होगा और उसके बाद डीओ स्तर पर जाँच होगा और फिर छँटनी होते रहेगा। यूँ ही छँटनी आप पढ़ाते रहेंगे और आप में से ही बहुत लोग छँटते रहेंगे, जब तक कि जाँच प्रक्रिया पूर्णतः नहीं चलता है। और फाइनल स्टेज का जो जाँच है, वो शिक्षा विभाग जो है अपने स्तर से करेगी। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपका शैक्षणिक जो आपका कोर्स आपने किया है, उसका जो आपने दिया है उन्हें, वो सब वहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी से जाँच होगा। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि एक यूपी का जो है यूनिवर्सिटी था, हालाँकि यूनिवर्सिटी सही है, यूनिवर्सिटी गलत नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग जो हैं, कुछ शिक्षक जो थे शायद उन्हें भी पता ना हो और वो बिचौलिया के चक्कर में पड़ कर के और उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएड, डीएलएड का डिग्री ले लिया।
अब जब उनका जाँच हुआ, जब वहाँ भेजा गया, जबकि वो कब का थे, छठा फेज़ वाला कि अब तक जाँच हो रहा है, समझ जाइए। तो आपका कब तक जाँच होगा? बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 वालों का कब तक जाँच होगा, वो आप खुद भली-भाँति समझ सकते हैं। छठा फेज़ में लगा हुआ था, उसका अभी जाँच हुआ और उन्हें जो है बाहर कर दिया गया, क्योंकि जब वहाँ भेजा गया तो बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है सीधा मना कर दिया, कि उसके यहाँ कोई रिकॉर्ड में है ही नहीं है। और 5 गो 6 गो उन्हीं एक ही साथे था, जो खरीद के बना होगा। खरीद लिया होगा सर्टिफ़िकेट, बिचौलिया पैसा कमा लिया। अब पकड़ाने के बाद बिचौलिया अपना घर है, अब आप अपना घर है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। तो जो बाहरी वाला का है, जो दूसरे राज्य के हमारे महिला साथीगण हैं, अब उनका जो है समस्या कि किसी को 90 अंक से कम पर भी उठा लिया गया और किसी को हटा दिया गया। तो 90 अंक ही चाहिए, वो सब अब छँटेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है, 90 अंक से जिनका कम होगा दूसरे राज्य के महिला पुरुष, वो सब छँटेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका मैच नहीं कर रहा होगा, वो भी हटेंगे, है ना? तो ये हटेंगे। और भी डॉक्यूमेंट जो है कई आधार पर जाँच होते हैं, किसी का फर्जी पाया जाएगा, किसी के डॉक्यूमेंट्स में यदि ज़्यादा त्रुटि होगा, माइनर त्रुटि होने के बाद दिक्कत नहीं है, वो तो आपका एफिडेविट लग जाता है या फिर सुधार करके आप जिनका त्रुटि है, माइनर हो या फिर मेजर हो, वो सभी सुधार करवा लीजिए। और जब भी आपको उस वजह से प्रॉब्लम होगा, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जाकर के दे दीजिएगा, क्योंकि आपको मौका दिए जाते हैं। जब छाँटा जाएगा तो ऐसे आपको हटा नहीं दिया जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की समस्या है, उसकी वजह से यदि छँटनी हो रही है, तो आपको अवसर दिए जाएँगे कि आप खुद को सही साबित करें। तो इसलिए आप सभी सुधार करवा लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स में माइनर या मेजर त्रुटियाँ हैं, उसे आप सुधार करवा के रख लें। यदि उस परिस्थिति में यदि छँटने की स्थिति उत्पन्न होगा, तो वहाँ पे आप जाकर के सही वाला जो है जमा करा देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नियोजित शिक्षकों के बारे में हमने बताया था कि नियोजित शिक्षकों को आपका नो ड्यूटी सर्टिफिकेट चाहिए, विरमण पत्र आपको चाहिए और फिर आपका जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, 3 गो आपको चाहिए, बकाया रहित, विरमण और फिर आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये 3 चाहिए। दूसरे विभाग को छोड़ करके जो आए हैं यहाँ शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए अभी तो कुछ विशेष दिशा निर्देश नहीं है। यदि उनके पास एनओसी है, नो ड्यूटी सर्टिफिकेट है या फिर विरमण पत्र है, तो वो जमा करा दें, अन्यथा उन्हें त्याग पत्र तो हर हाल में दूसरे विभाग में देना ही पड़ेगा। त्याग पत्र के बारे में मैंने बताया था कि हमें जहाँ तक जानकारी है, आपको 2 तरह से त्याग पत्र जो है वो होते हैं, त्याग देने होते हैं। एक है टेम्पोररी, कि आप भविष्य में कुछ वर्षों के अंतराल में जो है आप वहाँ जाकर के जॉइन कर सकते हैं, और एक है परमानेंटली, जिसको आप इस्तीफा या त्याग पत्र देने के बाद आप जॉइन नहीं करेंगे। तो आप टेम्पोररी ही जॉइन वहाँ त्याग पत्र दें और यहाँ जॉइन करें, इसलिए कि हो सकता है यहाँ आपको रास ना आए। जिस प्रकार से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नाना प्रकार के दिशा निर्देश से 9 से 5 रहना है, छुट्टियाँ आपके लिए नहीं है, अन्य नाना प्रकार के जो भी सरकार का जो है टेम्पोररी काम होता है, जैसे जनगणना हो गया, आपका चुनाव के दरमियान हो गया, या फिर और स्वास्थ्य को लेकर के, या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। साल में 2-4 काम आपको जो है अलग-अलग दिए जाएँगे। जैसे जाति जनगणना हुआ, उसमें 3-4 महीना जो है स्कूल के ड्यूटी के बाद, स्कूल की ड्यूटी और में नहीं, ड्यूटी के बाद आपको करने होते हैं। तो ये सारे काम आपको करने होते हैं, तो हो सकता है आपको ये सब पसंद ना आए, तो आप इससे उब करके फिर सोचें कि हम उसी में ठीक था हमारा, तो वहाँ जा सके, इसलिए आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। त्याग पत्र का जहाँ तक सवाल है, तो उसके लिए दिशा निर्देश विशेष रूप से नहीं आया है और आपको पर्याप्त समय दिए जाएँगे। ऐसे हालाँकि काउंसलिंग के बाद 15 दिनों के अंदर जो है वो त्याग पत्र देने होते हैं, लेकिन आपको समय पर्याप्त दिए जाएँगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप योगदान करा लें। और जो दूसरे विभाग में हैं, उनका पीएनआर नंबर एक्टिव है, तो वो यहाँ आकर के जो है शिक्षा विभाग में दूसरा पीएनआर नंबर वो आवेदन नहीं करेंगे। जो दूसरे विभाग का आपका पीएनआर नंबर है, जिस पे आपको पेमेंट आते थे, वही पीएनआर नंबर जो है यहाँ शिक्षा विभाग में शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। बैंक अकाउंट जिनका एसबीआई का नहीं है, उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आप योगदान प्रपत्र के लिए बीआरसी में जाएँगे, वहीं जो है एसबीआई का कैंप लगा होगा और वहाँ आपका खाता खुल जाएँगे। जिनका पैन कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो सुधरवा लें और इस प्रकार जो है आप सारे चीज़ सही कर लें, क्योंकि सही-सही सारा चीज़ रहेगा, तो भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि योगदान देने और विद्यालय में पदस्थापित करने को लेकर के जो भी मुख्य सवाल थे आपके मन में और कागजातों को लेकर के, वो सारे आपके दूर हो गए होंगे। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।